रिफ्रैक्शन के डिस्कशन को आगे लेकर जाते हैं। राइट, रिफ्रैक्शन का थोड़ा बहुत बेसिक्स देखा और आगे इस टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द मीडियम। द वर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिख सकते हो, इट मीन्स बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द मीडियम। ऐसा भी लिख सकते हो इसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा डेफिनेशन भी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये जो पहला वाला है अंडरस्टैंडिंग है, उसको एज ए डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, बट अंडरस्टैंडिंग के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो किसी भी मीडियम का ग्लास लो, पानी लो, तो हर मीडियम लाइट को अलग अलग बैंड करेगा। ऐसा नहीं है कि सपोज लाइट रे आई और वो हर किसी में एक ही जितना बेंडिंग देगी। तो ये जो आर है पानी के लिए कुछ अलग होगा। लेट्स से आई को अगर हम फिक्स कर दें कि 60 डिग्री, अगर आई को 60 डिग्री पे फिक्स कर दिया है तो पानी के लिए आर अलग होगा। ग्लास होगा अगर, तो उसके लिए आर अलग होगा। तो वही है कि बेंडिंग अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मीडियम है। और डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंबॉलिकली या फॉर्मूला फॉर्मेट में लिखना चाहे तो साइन आई बाय साइन आर। राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सी बाय वी ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसको भी ऐसे डेफिनेशन में तुम कन्वर्ट कर सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वी ए बाय वी बी। जैसे सपोज ए से लाइट बी में आ रही है, तो ए म्यू बी। राइट, तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम ए टू दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम बी। ऐसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हो। ये जो सी बाय वी वाला है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो उसके लिए अगर हमको सिर्फ बी का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो सी अपॉन वी बी, कि भाई सिर्फ बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके से दिए हुए हो सकते हैं। एक तो रेफरेंस में, यानी ए और बी, तो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए के रेफरेंस में। बट मुझे सिर्फ बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो कंपलसरी पहला मीडियम एयर ही होना चाहिए, या वैक्यूम ले लो। एयर कहो कि वैक्यूम कहो, उसकी बेंडिंग कैपेसिटी सेम ही है, इसलिए एयर और वैक्यूम को एक ही मान के चलते हैं। तो सिर्फ बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो पहला मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम, जिसमें स्पीड सी से डिनोट होती है। सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और फिर वो जो भी मीडियम में जाती है बी, सो उसके अंदर उसकी स्पीड पता होनी चाहिए। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए म्यू बी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम is equals to refractive index of the first is the ratio of refractive index of the first medium to that of the refractive index of the second medium. So refractive index के इतने सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं। बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द मीडियम, इसको तुम ऐसे डेफिनेशन ले सकते हो, डेफिनेशन का फॉर्मूला कन्वर्जन। राइट, एडिशनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो रेशियो ऑफ वेलोसिटी। एडिशनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज speed of light in vacuum to speed of light in the given medium. Additionally, A mu B, refractive index of B with respect to A, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं mu A upon mu B।
एक और फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बी इज ए म्यू बी रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। सो जनरली जब ये फॉर्मूला यूज करता है तो ए वाला मीडियम हमेशा एयरी होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बी वाला मीडियम होता है पानी या ग्लास मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बाकी तुम बी को कैरोसिन ले लो, पेट्रोल ले लो, पर ए तो एयर ही रहेगा जब ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी ए जो है वो एयर ही है, बट इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहते, राइट। सो इतने सारे फॉर्मूला से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे याद रखने हैं, 1 2 3 4 5। डू वेवलेंथ चेंज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी? तो ऑब्वियसली यस वेवलेंथ undergo change while traveling from one optical medium to other optical medium। फॉर श्योर वेवलेंथ में भी बदलाव आते हैं। सो वेवलेंथ के टर्म्स में अगर लिखना चाहो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो भी लिख सकते हो ऐसा कि भाई सपोज ए म्यू बी है तो वेवलेंथ ऑफ ए वेवलेंथ इन द मीडियम ए टू दैट ऑफ द वेवलेंथ इन द मीडियम बी। बट 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे इस फॉर्मूला का यूज नहीं होता है। हावेवर वेवलेंथ में बदलाव जरूर आता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो प्रीवियस देखा हमने कि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ बदलती है, वेलोसिटी बदलती है। वेलोसिटी के बदलने का रीजन है डेंसिटी बदल रही है, एडिशनली वेवलेंथ भी चेंज होती है। सो डू वेवलेंथ चेंज ड्यू टू रिफ्रैक्शन? यस, वेवलेंथ में भी चेंजेस आते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ दिस। व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी के केस में फ्रीक्वेंसी डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। ये चीज भी बहुत अच्छे से याद रखो, फ्रीक्वेंसी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। वेवलेंथ बदल सकती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। सन में से लाइट निकली तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो मेंटेन ही रहती है, चाहे लाल कलर हो, रेड लाल कलर हो, पीला कलर हो, ग्रीन कलर हो, फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रहेगी। थोड़ी वेवलेंथ बदलेगी, यानी उसका थोड़ा शेड चेंज होगा। डार्क ग्रीन होगा तो मे बी शायद तुमको थोड़ा लाइट ग्रीन दिखे, बट फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहती है। जैसे कि मेरी आवाज, तो चाहे कोई यहाँ पर पास में बैठा है या माइक्रोफोन के थ्रू तुम सुन रहे हो, राइट, फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम है, वेवलेंथ थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, राइट। जैसे घर के दूसरे रूम में से कोई आवाज दे रहा है तो तुम क्लियरली आइडेंटिफाई कर जाते हो कि कौन है वो, माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है, वेवलेंथ थोड़ी कम ज्यादा रहती है। जैसे कि कोई ग्राउंड फ्लोर से चिल्ला रहा है 4th फ्लोर पर, राइट, तो वेवलेंथ में चेंज आता है, लेकिन हम क्लियरली आइडेंटिफाई जरूर कर जाते कि ये पर्टिकुलर यही पर्सन है। सो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंज आता है। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ द लाइट। यस, ऑलरेडी ये प्रीवियसली हमने देख लिया, बट इन ए क्वेश्चन फॉर्मेट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू बी कैन बी written as VA by VB, velocity in medium A to that of the velocity in medium B. So relationship between refractive index and velocity of the light. So A mu B
एंड सपोज इफ मीडियम ए इज एयर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सी बाय वी बी। सो दिस इज वेलोसिटी इन एयर या वैक्यूम, दोनों में वेलोसिटी सेम ही होती है, एंड वेलोसिटी इन गिवन मीडियम। सो ये रिलेशनशिप है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के टर्म्स में, एंड दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। What is absolute refractive index? So absolute refractive index, it is defined as ratio of velocity of light in vacuum to velocity of light in given medium, राइट। सो ये दो रिलेशंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और वेलोसिटी ऑफ लाइट का। फिर व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, जस्ट ये लिखा ही है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज सी बाय वी, वेलोसिटी इन वैक्यूम, किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum to that of the velocity of light in given medium. So absolute refractive index, इसको वर्ड्स में और बेहतर तरीके से लिखे तो कुछ ऐसा रहेगा, absolute refractive index is absolute refractive index of medium या मटेरियल, ऑप्टिकल मटेरियल, कोई भी मटेरियल नहीं ले लो, ऑप्टिकल मटेरियल जो लाइट को पास होने देता है, या तो कंप्लीटली या तो थोड़ा बहुत। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ velocity of light in given medium, इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है, मुझे सिर्फ एयर का चाहिए, तो एयर के लिए ये तो एक कंपल्शन है ही कि पहला मीडियम तो हमको वैक्यूम लेना ही पड़ेगा, सो वो सी हो जाएगा। एंड देन वेलोसिटी इन एयर, मैंने कहा ऑलरेडी, वैक्यूम कहो कि एयर कहो, दोनों में वेलोसिटी सेम ही रहती है, तो दोनों कैंसल हो जाएंगे। अल्टीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का लेते हैं हम 1। सो जनरली एयर वो मीडियम है जिसके रिस्पेक्ट में हम बेंडिंग कैपेसिटी या रिफ्रैक्शन को मेजर करते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं कि भाई पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है या ग्लास का 1.3 है, तो उसका मतलब कि वो 1.3 टाइम्स द एयर बेंड करता है लाइट को, 1.5 टाइम्स द एयर को कंपेयर टू द एयर वो लाइट को बेंड करता है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर स्टेट द कंडीशंस फॉर द रे ऑफ लाइट नॉट टू अंडरगो रिफ्रैक्शन। अब अगर हमें रिफ्रैक्शन नहीं करना है तो क्या होना चाहिए? सो आंसर लिख दूं मैं डायरेक्टली, तो इसका आंसर है कि रे ऑफ लाइट मस्ट बी इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस, hence it will not undergo any bending या रिफ्रैक्शन कह दो, है ना। इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो लेट्स से ये इंटरफेस है, रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मली आएगी तो वो सीधी ही चली जाएगी, कोई भी बेंडिंग नहीं दिखाएगी, ऐसा।
90 डिग्री, ये सिंबल ही है 90 डिग्री का। सो इफ द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली तो वो सीधी ही चले जाएगी। मैंने कहा था कि अगर हमें डेप्थ एग्जैक्टली पता करनी है, लेट्स से स्विमिंग पूल की या नाले की या कोई भी पानी है वहां पर या ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसकी, तो हमें एग्जैक्टली ऐसा परपेंडिकुलरली ही देखना पड़ेगा, मतलब कि सीधा देखना पड़ेगा, तभी हम एग्जैक्ट गहराई नाप पाएंगे। क्यों? क्योंकि सीधा देखने पर लाइट का कोई भी बेंडिंग नहीं होता है। कहाँ से आती है लाइट? हमारे आंखों में से आती है लाइट? नहीं। जो भी लाइट, ये नीचे लेट से ये बॉटम है पानी का, राइट, तो लाइट तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट तो कहीं से भी आ रही है। अब इस पॉइंट से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, अब तुम अगर यहां से देखोगे, राइट, तो देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट इस पॉइंट से जो भी रेज सीधी जा रही है उसमें बेंडिंग बिल्कुल नहीं आएगा। सो अल्टीमेटली तुम यहां से देखोगे तो तुमको परफेक्ट डेप्थ दिखेगी, और अगर यहां से देखोगे तो तुमको डेप्थ कुछ अपरेंट वाली दिखेगी। सो ये है अपरेंट पोजीशन या अपरेंट डेप्थ, और ये है रियल वाली पोजीशन, या ये पूरी डेप्थ को हम कहेंगे रियल डेप्थ, और ये वाली डेप्थ को हम कहेंगे अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ। सो जब भी तुमको ऐसा खास करके पानी में ही गहराई नापनी है तो ऐसा टेढ़ा देख के अंदाजा मत लगाओ। टेढ़ा देख के तो तुमको लगेगा ओ कुछ गहरा नहीं है, बट जैसे ही अंदर जाओगे तो इधर से देख के ऐसा लग रहा है घुटनों तक पानी है, लेकिन जैसे ही अंदर जाओगे तो वो घुटनों से काफी ऊपर में भी कमर तक पानी हो। तो पानी की एग्जैक्ट गहराई पता लगानी है तो ऐसे किनारे पे खड़े रहकर एग्जैक्टली ऐसा नीचे देखो, सो तुमको परफेक्ट डेप्थ का आइडिया आएगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो पहले इसका डेफिनेशन लिख दूं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इट इज डिफाइंड एज parallel shift in the path of incident light ray when it passes through glass slab। ग्लास स्लैब यानी रेक्टेंगुलर ग्लास का टुकड़ा। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से लाइट रे जब पास होती है, ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन तो होता ही होता है, उस रिफ्रैक्शन की वजह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि दैट इज पैरेलल शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। कैसे? तो देखो इधर लेट्स से ये कांच का ग्लास स्लैब है, कांच का स्लैब, कांच का टुकड़ा, ऐसा रेक्टेंगुलर, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेना है, परफेक्ट रेक्टेंगुलर की कुछ ऐसा, ये रहा, ये ग्लास स्लैब है। अब इसकी थिकनेस ज्यादा नहीं है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं दिखेगा, बट लेट से इसकी थिकनेस एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ किया है उतनी होती तो रिफ्रैक्शन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट मुझे बहुत परफेक्टली देखने को मिलता। सो क्या होता है कि लाइट रे जब आती है ग्लास स्लैब पे, कहाँ होगा इसका बेंडिंग? ऐसा क्वेश्चन आते ही है कि भाई लाइट रे दी हुई है, अब ये आगे कैसे जाएगी उसको ड्रॉ करके कंप्लीट करो। तो उसको क्वेश्चन ऐसा कहता है कि ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट रे एज गिवन इन द फिगर। तो कैसे जाएगी ये लाइट रे? सीधी ही चली जाएगी। अभी मैंने कहा कि नो रिफ्रैक्शन वाली कंडीशन है कि अगर 90 डिग्री पे लाइट रे आती है तो वो सीधी ही जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर लाइट रे टेढ़ी आती है, राइट, तो जहां पे भी टकराती है वहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और रूल्स रेयर टू डेंसर, कहाँ बैंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई, वहां वापिस इंटरफेस आया तो इंटरफेस पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब डेंसर टू रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्म। तो देखो लाइट रे कैसी आई,
एक्चुअली में वो जा रही थी इस डायरेक्शन, है ना, पर ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ओरिजिनल पाथ, और ये वाला जो है दिस इज ए न्यू पाथ। सो देखो अब डेफिनेशन को और ये डायग्राम को कंपेयर करो। डिफाइंड एज ए पैरेलल शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे व्हेन इट पासेस थ्रू द ग्लास स्लैब। सो कांच के टुकड़े में से जब लाइट रे पास होती है तो रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन की वजह से पैरेलल डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। ये जो है ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिजिकल क्वांटिटी है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कभी एल या कभी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें ये एक और चीज ध्यान रखनी है कि दो दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। लेट्स से ये एक पॉइंट P1 पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, पॉइंट P2, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। पॉइंट P1 पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो है रेयर टू डेंसर, और पॉइंट P2 पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो है डेंसर टू रेयर। एडिशनली एंगल्स लिखकर, राइट, आगे भी कर सकते हो, पर क्योंकि वो 10th के सिलेबस में नहीं है तो मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा। नहीं तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है उसका फॉर्मूला भी है, मैंने कहा कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है, पर वो 11th-12th में है, अभी नहीं है, तो मैं उस पर नहीं जा रहा। हावेवर तुमको क्वेश्चन तो आ सकता है ऐसा कि भी एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, एंड फाइनली इधर भी तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, राइट। लेट्स से ये है मीडियम ए, ये है बी, तो ए म्यू बी के लिए लिख सकते हो साइन आई बाय साइन R1, और फिर बी से वापिस ए में जा रही है तो बी म्यू ए विल बी इक्वल टू साइन R2 बाय साइन ई। ये पॉइंट P2 के लिए और ये P1 के लिए। अगर न्यूमेरिकल आता है कैलकुलेटिव बेस तो एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नोटेशन ऐसे ही है। ये R1 कहते हैं, R2 कहते हैं, इसको E कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस यानी फाइनल वाला एंगल जिस एंगल से लाइट रे बाहर आई है। सो दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर नेक्स्ट है स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये भी बहुत हॉट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड में पूछा गया है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, पहला वाला फैक्टर है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। इसके साथ साथ तुम ऐसा सेंटेंस भी लिख सकते हो कि इफ थिकनेस ऑफ स्लैब इज मोर देन लेटरल डिस्प्लेसमेंट विल बी मोर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि ऐसा एक ग्लास का टुकड़ा दिया हुआ है जिसकी थिकनेस है T, और दूसरा ग्लास का टुकड़ा दिया हुआ है जिसकी थिकनेस है 2T, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट 2T वाले स्लैब में ज्यादा होगा, ज्यादा थिकनेस ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर सेकेंड वाला फैक्टर है लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। सो ग्लास में लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा कि फिर पानी में लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? ग्लास का ज्यादा है, तो ग्लास में लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तीसरा फैक्टर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दोगे तो भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहेगा। जैसे यहां पर
अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट्स से 30 डिग्री था, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की कुछ वैल्यू मिली, 30 से सपोज 60 करोगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा मिलेगा. So lateral displacement is directly proportional to the angle of incidence. Fourth one, lateral displacement is inversely proportional to the wavelength of light. Wavelength ज्यादा तो lateral displacement कम. तो इसके बेस पे अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि भाई lateral displacement रेड और वायोलेट कौन लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा देगा, सो वायलेट कलर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा देगा क्योंकि वायलेट कलर का वेवलेंथ कम है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा. वीप ग्योर है ना, वीप ग्योर याद होगा, सो उस वीप ग्योर के हिसाब से ही डिसाइड करना है. यहाँ पे स्मॉल वेवलेंथ रहती है और रेड मतलब लार्ज वेवलेंथ, सो वायलेट की वेवलेंथ कम है, अल्टीमेटली लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा दिखाएगा. रेड कलर लोगे राइट, तो वेवलेंथ ज्यादा है उसकी, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम दिखाएगा. इसका एप्लीकेशन भी है राइट. जो भी सिग्नल्स होते हैं डेंजर सिग्नल्स वो मोस्टली लाल कलर के होते हैं. क्यों? क्योंकि लाल कलर का वेवलेंथ काफी ज्यादा है, तो अल्टीमेटली वो अपना रास्ता नहीं बदलता है. वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है, जनरली रिफ्रैक्शन तो होता ही होता है राइट. तो बहुत दूर से अगर तुमको कोई कलर आइडेंटिफाई करना है तो लाल ही वो कलर है जो तुम आइडेंटिफाई कर जाओगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा दूर से लाल कलर ही सीधा ट्रैवल कर सकता है. बाकी कोई कलर, मतलब समझ लो 1 किलोमीटर दूर है सिग्नल, तो 1 किलोमीटर दूर से तुमको लाल कलर दिख जाएगा बट कोई और कलर तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. अगेन द रीजन इज ए डिविएशन कह दो या रिफ्रैक्शन कह दो या डिस्प्लेसमेंट कह दो, लाल कलर के लिए एकदम मिनिमम होता है. सो दिस आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. फिर नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको या एक्सप्लेन करेंगे कि retracement of light ray when a plane mirror is placed perpendicularly in its path. So retracement का मतलब वापिस चले जाना. कब वापिस जाएगी लाइट रे? जब उसके रास्ते में हम प्लेन मिरर परपेंडिकुलरली रख देंगे. सो लेट से ये लाइट रे आई है ना, अब इसके रास्ते में मैंने एग्जैक्टली ऐसा 90 डिग्री पे प्लेन मिरर रख दिया, तो ये ऐसे जा रही थी, एग्जैक्ट टकरा के वापिस आएगी. तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि लेट से ग्लास स्लैब में से जब लाइट जाती है, तो ये ग्लास स्लैब है, तो लाइट रे आई टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी राइट. अब इसके रास्ते में मैं अगर 90 डिग्री पे प्लेन मिरर रख दूंगा तो पाथ ऑफ द लाइट विल बी रिट्रेस बैक, ऐसे ही ड्रॉ करते हैं. फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के लिए एक और डायग्राम के, सपोज ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, लाइट रे आई राइट, बेंडिंग हुआ, बेंडिंग हुआ. अब इसके रास्ते में भी मैं अगर 90 डिग्री पे प्लेन मिरर रख देता हूं, तो ओरिजिनली लाइट रे ऐसे जा रही थी, लेकिन अब लाइट रे ऐसे जाएगी. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ द लाइट.
अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है। सो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, और ये मेन वाला डायग्राम है जो कि तुम इस टॉपिक के साथ में ड्रॉ करोगे। सो इसको हम ऐसा नाम दे देते हैं फिगर 1। तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट टू फिगर 1, क्या लिखेंगे? फ्रॉम A to B रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट, A to B क्या हो जाएगा? साइन I बाय साइन R। लेट से ये एंगल है I और ये वाला एंगल है R। एंड जब वो रिट्रेस करता है, रिट्रेस मतलब अपना रास्ता बदलता है, सो आफ्टर स्ट्राइकिंग मिरर लाइट retraces its path। तो उस केस में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्नेल्स लॉ लगाए तो बी से ए में जा रही है ना, बी म्यू ए, बी से ए में जा रही है। तो अब इस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा आई। ए से बी में जा रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और क्योंकि रिट्रेसमेंट हो रहा है तो एंगल्स में कोई बदलाव नहीं आएगा और रूल्स भी सारे फॉलो हो रहे हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कहलाएगा बी से ए में जा रहा है तब, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहलाएगा आई। 1 2। सो कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग का मतलब ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं। कंबाइनिंग का मतलब कोई भी हो सकता है, ऐड भी, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी। सो कंबाइनिंग की जगह पे तुम बेटर वर्ड ऐसा भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। सो 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए म्यू बी मल्टीप्लाइड बाय बी म्यू ए विल बी इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर मल्टीप्लाइड बाय साइन आर बाय साइन आई। तो आई आई आर आर कैंसल, अल्टीमेटली मुझे मिला ए म्यू बी इंटू बी म्यू ए इज इक्वल्स टू 1। और इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं कि इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं ऐसा कि ए म्यू बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी म्यू ए। ये कंक्लूजन आया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में से कि ए म्यू बी इज इक्वल्स टू बी म्यू ए। राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उसके ये दो एग्जांपल्स है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से रिलेटेड। ये जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है उसके लिए ये वाला डायग्राम यूज करना है। तो कंक्लूजन यही मिलता है कि अगर ए से बी में जा रहा है और उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, राइट, ए से बी में जा रहा है, ये जो लिखा है मैंने यहाँ पर और ठीक से लिख देता हूँ। सो ए से बी में जाने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दिया हुआ है। और अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ढूंढना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ न्यूमेरिकल से इसके बेसिस पे। सो आज के लिए इतना, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।